आजकल एक व्यक्ति जिस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, वो है नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, जिनकी सिलेक्ट कमेटी द्वारा मिडनाइट अपॉइंटमेंट ने न केवल पॉलिटिकल पार्टीज के होश उड़ा दिए बल्कि आम जनता को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब आप तो जानते हैं कि कैसे न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट शुरू से ही कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी हुई थी। जब से गवर्नमेंट ने 2023 एक्ट को लेकर सीजेआई को इस सिलेक्ट कमेटी से हटाया था और उनकी जगह प्राइम मिनिस्टर द्वारा चूज किए गए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को जगह दी थी। इसके बाद ऑपोजिशन और कई एक्सपर्ट्स का कहना था कि ऐसा करना न केवल डेमोक्रेसी का मर्डर है पर इलेक्शन सिस्टम की इंटीग्रिटी पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। ऐसे में इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का दिया गया वोट ना के बराबर है। हालांकि जहां एक और न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की अपॉइंटमेंट अब हर जगह चर्चा का विषय है और सब ये अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या उनका टेन्योर भी पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जैसा होगा। वहीं दूसरी ओर अपना चार्ज संभालते हुए ज्ञानेश कुमार ने एक बड़ा धमाका किया है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ग्रैंड 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होस्ट करने जा रहा है इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में। लेकिन इससे पहले ही पॉलिटिकल माहौल और गर्म हो चुका है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने सिर्फ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को ही नहीं बल्कि पहली बार डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को भी बुलाया है। 100+ ऑफिशियल्स के बीच ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट की बात करेगी या फिर इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम की कलाई खोल देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि जहां कुछ लोग इसे एक बड़े मूव की तरह देख रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो ये समझ नहीं पा रहे कि ये सच में एक कॉन्फ्रेंस है या फिर डैमेज कंट्रोल करने का नया ड्रामा। खैर, इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन आपको बता दूं कि कुर्सी संभालने के बाद पहली बार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोर्ट में भी देखा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में 25 फरवरी को कांग्रेस एमपी रणदीप सिंह सुरजेवाला की रिप्रेजेंटेशन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना जवाब दिया है। सुरजेवाला की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में अपना केस रखते हुए कहा कि 29 दिसंबर 2024 को की गई रिप्रेजेंटेशन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि 24 फरवरी 2025 को इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को एक लेटर लिखा जिसमें कहा गया कि सुरजेवाला की रिप्रेजेंटेशन पर कानून के मुताबिक फैसला हो और अगर जरूरी हो तो एमपीज को भी सुनो, लेकिन कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं दी गई। जब कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इसकी एक पक्का डेडलाइन मांगा तो उनके वकील ने बस इतना कहा कि जितना जल्दी हो सके डिसीजन लेंगे। इस पर सिंघवी ने एक तांज कसते हुए उन्हें कहा, द ओनली reason I mentioned this was because it has taken them 2 months to reply to say that now we will reply. In 2 months' time, they have said that we will now take further time to reply. If that is their understanding of time limits as expeditiously as possible, then it might be like Alice in Wonderland's time limits. इससे पहले कि मुद्दा आगे बढ़ता, जस्टिस ज्योति सिंह ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील का सबमिशन रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मामला 2009 के डाटा से जुड़ा है, इसीलिए तुरंत फैसला लेना संभव नहीं है और 3 महीने का समय मांगा गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अब कहा है कि 3 महीने के अंदर हरियाणा और महाराष्ट्र के 2009 से लेकर 2024 तक के इलेक्टोरल रोल्स पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दूं कि सुरजेवाला की पिटीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी फंक्शनिंग में पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, जिसमें इलेक्टोरल प्रोसेस किसी भी स्टेज पर वेरीफाई और ऑडिट किया जा सके, चाहे वो इलेक्शन के पहले हो, बीच में हो या फिर बाद में। पिटीशन में ये भी लिखा गया है that thus it is imperative that the election commission allows political parties to scrutinize the data collected by the commission over the years to ensure that there was no undiscovered discrepancies with the electoral process। हालांकि जहां एक तरफ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर ईसीआई नई अप्रोच पकड़ रही है और अपना टूटा हुआ विश्वास वापस बनाने की कोशिश कर रही है, क्या वो इस पर सफल हो पाएंगी? क्रिटिक्स का मानना है कि इस कॉन्फ्रेंस का टाइमिंग शक उठाता है। ऑपोजिशन पार्टीज वोटर लिस्ट को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बार बार सवाल उठाती रही हैं। एलिगेशंस हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ की जा रही है, जाली वोटर्स जोड़े जा रहे हैं और असली वोटर्स का नाम हटाया जा रहा है। टीएमसी का कहना है कि कुछ जगह ऑफिशियल्स रूलिंग पार्टी के साथ मिलकर वोटर लिस्ट मैनिपुलेट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि दिल्ली में जेन्युइन वोटर्स का नाम बिना किसी वजह से हटा दिया गया और कांग्रेस पुराने वोटर्स 2009 से लेकर 2024 पर
ट्रांसपेरेंसी मांग रही हैं, लेकिन इन डाउट्स को क्लियर करने के बजाय ECI 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होस्ट करने वाली है। सोर्सेज के मुताबिक ECI कॉन्फ्रेंस का फोकस होगा मॉडर्न इलेक्शन मैनेजमेंट, IT सिस्टम्स और सोशल मीडिया आउटरीच पर। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये कॉन्फ्रेंस ट्रस्ट डेफिसिट का जवाब दे पाएंगी जो भारत के इलेक्टोरल सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। अब ज्ञानेश कुमार भरोसा बढ़ाएंगे या फिर और शक पैदा करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी तो ज्ञानेश कुमार की अपॉइंटमेंट भी एक बड़ा पॉलिटिकल सवाल बन चुकी है। कांग्रेस, TMC और ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में जुडिशियल ओवरसाइट और ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट प्रोसेस से क्यों निकाला गया, ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुका है। हालांकि कुछ सेक्शन ऑफ पीपल हैं जो एक अलग ही व्यू पॉइंट रखते हैं। उन्होंने इस अपॉइंटमेंट के बाद आते क्रिटिसिज्म पर अपनी एक आयरनी दिखाई है और बताया है कि बात ऐसी है कि कांग्रेस जो आज इलेक्शन कमीशन की इम्पार्शियलिटी का सवाल उठा रही है, वही पास्ट में फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स को गवर्नर्स, मिनिस्टर्स और पद्म अवार्ड्स दे चुकी हैं। तो अगर कांग्रेस को सच में इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन चाहिए तो क्या उसे पहले अपने पुरानी पॉलिसीज को रिव्यू नहीं करना चाहिए? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और TMC लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाते रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है या फिर वोटर्स के माइंड में डाउट डालकर इलेक्शन प्रोसेस को वीक करता है? बार बार ECI की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना क्या वोटर कॉन्फिडेंस तोड़ने का एक नया तरीका नहीं है? पॉलिटिकल एनालिस्ट एडवर्ड हॉव ने एक धमाकेदार बात कही, A thief believes everyone steal। क्या कांग्रेस और उसके साथी बीजेपी पर इल्जाम सिर्फ इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद अपने टाइम पे इंस्टीट्यूशंस को मैनिपुलेट किया था? और सबसे बड़ी बात, क्या ज्ञानेश कुमार के बायस्ड होने का कोई सॉलिड प्रूफ है? वैसे तो अब तक हम कई सारी बातें कर चुके हैं जो दिखाता है कि कैसे न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला। उनके सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर वोटर्स, EVM सीक्रेसी बढ़ाने के लिए टोटलाइजर मशीन्स, माइग्रेंट वोटर्स के लिए रिमोट वोटिंग और पॉलिटिकल पार्टीज के कैश डोनेशंस पर रोक, ये सब इंक्लूड करता है, क्योंकि ये सब प्रपोजल्स अभी पेंडिंग है। और सबसे बड़ा टेस्ट वन नेशन वन इलेक्शन का है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है? तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस साइड खड़ा होगा, आपको क्या लगता है? हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।